नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी टेक्निकल हेल्पर के जो ओल्ड एग्ज़ाम थे जो आपको करवा रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर आपको जो 23 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। उसी का अगला जो पार्ट है वो इस क्लास के अंदर रहने वाला है। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी टेक्निकल हेल्पर के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इसके पहले वाले भी और इसके बाद में आने वाले भी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपको टेक्निकल फील्ड की जो है बहुत सारी क्लासेज इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और ये भी जो है क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं, यानी कि एक एससीआर जो होता है उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके अंदर जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 3। यानी कि एक एससीआर जो होता है उसके अंदर कितने पीएन जंक्शन होते हैं, 3 पीएन जंक्शन होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि असल में जो बीजीटी होता है, यानी कि बीजेटी जो होता है उसके अंदर कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर रहता वो रहता 2। अब और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि यूजेटी जो होता है, यानी कि यूनि जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर रहता है वो 1। यानी कि आपसे पूछा गया है कि एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो एससीआर के अंदर जो है दोस्तों 3 पीएन जंक्शन होते हैं। यानी कि जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है, यानी कि जो सिंबल दिया गया है वो आपका किसका सिंबल आपको दिखाया गया है। ऑप्शन दिए गए एन चैनल मोसफेट, पी चैनल मोसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी या फिर जो है वेक्टर डायोड। तो यहाँ पर आपको जो सिंबल दिया गया दोस्तों, ये जो सिंबल रहने वाला है ये आपका रहने वाला है एन चैनल मोसफेट का दोस्तों। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका जो है सबसे मेन जो खेल है वो एरो का है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो एरो दिया गया है वो इस टाइप से दिया गया है, और अगर ये जो एरो है ये आपका इस तरीके से बाहर की तरफ होता दोस्तों, तो उस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता बी ऑप्शन, यानी कि ये पी चैनल मोसफेट का डायग्राम हो जाता। तो ये जो आपके सिंबल है इसकी प्रॉपर वीडियो जो है 6 पार्ट मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो 6 पार्ट के अंदर लगभग 120 इंपॉर्टेंट सिंबल है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बार बार जो है पूछे जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से दोस्तों। तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि जो एसी की जो आपकी ट्रांसमिशन लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली होती है उसके अंदर दोस्तों इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है कि 3 फेज जो 4 तार जो सिस्टम है वो उपयोग नहीं होता है, 3 फेज जो 3 तार सिस्टम है यानी कि 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, सिंगल फेज 3 वायर और सिंगल फेज 4 वायर, या 2 फेज 3 वायर। तो दोस्तों एक फेज 3 फेज 4 तार यानी कि 3 फेज और एक न्यूट्रल की तार हो सकती है, 3 फेज RY भी 3 फेज हो सकते हैं, एक फेज 3 तार यानी कि इसके अंदर आपका जो है एक फेज एक न्यूट्रल और एक अर्थ हो सकता है। एक फेज जो 4 तार प्रणाली है दोस्तों ये आपकी उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के अंदर यूज नहीं होती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का सहवन करता है किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है अपने स्किन प्रभाव या फिर सतही प्रभाव बोलते हैं। यानी कि स्किन प्रभाव या फिर सतही प्रभाव जो होता है उसके अंदर जो चालक होता है वो कोर की अपेक्षा करंट जो है वो अधिक सतह के ऊपर जो है भेजता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि
पेलेंटियर प्रभाव किसका विलोम है, यानी कि पेलेंटियर जो प्रभाव है वो किसका विलोम है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला सीबेक प्रभाव का। और ये सीबेक प्रभाव जो होता है वो आपका तापांतर के कारण जो पिंजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है उसी का दूसरा रूप है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, उपकरण के रूप में, पैरावैद्युतिक तापांतरण के लिए, प्रेरण तापांतरण के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका माइका होता है वो आपका एक तरीके का इंसुलेटर या अचालक पदार्थ है। तो इसका जो यूज है वो आपका एक अचालक यानी कि इंसुलेटर के रूप में जो है यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक इंसुलेटर के रूप में जो है माइका एक जो है प्रेस जो होती है उसमें यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि यदि एक चल लोहे उपकरण को एक एमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्या कॉइल में जो है आपका क्या किसकी बनी होनी चाहिए कॉइल, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपका जो है एक जो यहाँ पर कॉइल जो है आपको यूज करनी है, एमआई प्रकार का एक मीटर यूज करना है, तो सबसे पहली चीज़ एमआई प्रकार का जो मीटर होने वाला है वो आपका एसी और डीसी दोनों जो है सप्लाई पर काम करने वाला है। यानी कि एमआई प्रकार का जो मीटर है वो आपका कौन सी सप्लाई पर, तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करने वाला है। तो एक को तो चीज़ है वो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है एमीटर के रूप में यूज़ किया जाना है इसका, तो एमीटर के रूप में यूज़ किया जाना है तो यहाँ पर एमीटर की जो कॉइल होती है उसका प्रतिरोध अपने को कम रखना होता है, क्योंकि एमीटर जो है वो आपका कहाँ जुड़ता है, सीरीज क्रम में, प्रतिरोध कम रखना होता है। तो इसके लिए देखो प्रतिरोध कम रखने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, पतली तार के टर्न की संख्या कम होनी चाहिए। अगर तार पतली होगी और टर्न की संख्या कम होगी तो सिंपल सी बात है कि पतली तार है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और टर्न की संख्या कम होगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, तो एक जितना ही प्रतिरोध रह जाएगा उसका तो कोई मतलब नहीं है। मोटी तार व कम टर्न की संख्या, तो जी हाँ मोटी तार और कम टर्न की संख्या जो है वो हो सकती है। इसके बाद में पतली तार व अधिक टर्न की संख्या या मोटी तार व अधिक टर्न की संख्या, तो मोटी तार व कम टर्न की संख्या जो है एमीटर के रूप में जो कॉइल यूज होती है उसके लिए अंदर होती है। और अगर आपसे वोल्टमीटर का पूछा होता तो वोल्टमीटर के अंदर जो है पतली तार और अधिक टर्न की जो कॉइल है वो यूज होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोटी तार व कम टर्न की जो है संख्या होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक चल चुंबक कॉइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क सीधे किसके समानुपातिक होता है। यानी कि एक जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, यानी कि एक जो PMMC प्रकार का जो आपका मीटर है उसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं विक्षेपण जो टॉर्क है वो सीधे किसके समानुपाती होता है। तो जो ये होता है दोस्तों, ये आपका टॉर्क जो होता है ये नॉर्मली जो होता है डीसी की जो मोटरें होती है उनमें जो जैसे होता है धारा के समानुपाती उसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें दिए गया कि वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व के, तार में टर्न की संख्या के, या फिर कॉइल में होकर गुजरने वाले करंट के, या फिर प्रभावी कॉइल क्षेत्रफल के, या फिर इन सभी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है वो इसका बनता है इन सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि असल में जो फ्लक्स बनेगा वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। टॉर्क जो है वो आपका, और टॉर्क जो है वो जितना ज़्यादा जो है फ्लक्स कटेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स घनत्व, टर्न की संख्या और कॉइल का क्षेत्रफल और कॉइल में से गुजरने वाली करंट, तो चारों के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ई ऑप्शन ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि एक जो चुंबक है स्थायी चुंबक प्रकार का गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल होता है। यानी कि एक जो आपकी मूविंग कॉइल प्रकार का जो आपका रहने वाला है उसके अंदर जो आपका स्केल होता है वो किस टाइप का होता है। तो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, निचले सिरों पर मोड़े वाला होता है, मध्यम से सघन होता है। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो वैसे ही कट जाते हैं दोस्तों, यानी कि इसके जो ये दो ऑप्शन है ये तो सीधे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल में पैमाना या तो देखो अनुपातिक होता है या जो है अनुपातिक नहीं होता है। तो असल में जो आपके MC प्रकार के मीटर होते हैं उनका जो पैमाना होता है, मूविंग कॉइल प्रकार के जो मीटर होते हैं उनका जो पैमाना होता है दोस्तों वो अनुपातिक होता है दोस्तों। यूनिफॉर्म जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या पूछा गया कि गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है।
यानी कि गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्न प्रतिरोध का जो है शंट उपयोग करके, उच्च प्रतिरोध का शंट उपयोग करके, उच्च सीरीज प्रतिरोध का उपयोग करके, या नियंत्रक स्प्रिंग को निकाल के, या स्प्रिंग नियंत्रण को अधिक जड़ गुणन के साथ में बना के। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आपका कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग होते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग होते हैं उनको जो है निकाल के अपने जो है मूविंग कॉइल बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो डी सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर उपयोग किया जाता है। निम्न प्रेरकत्व को, निम्न प्रतिरोध को, उच्च प्रेरकत्व को, उच्च प्रतिरोध को, निम्न धारिता को। तो मेगर का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों, तो इंसुलेशन टेस्टर के रूप में या उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए जो है आपका उपयोग करते हैं। क्योंकि मेगर में आपने देखा होगा एक साइड में अनंत होता है और एक साइड में जीरो होता है, और ये लगभग जो आपका मेगा ओम में प्रतिरोध मापता है, यानी कि उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया कि यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्पीड जो है वो 300 आरपीएम है, तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति कितनी होगी। यानी कि आवृत्ति पूछी आपसे, तो फ्रिक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला जो है वो आपको करवाया हुआ है मेरा, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि Pn/120 जब यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज जो है उसका राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर मान रखिएगा P की संख्या 4 हो जाएगी और N की संख्या 300 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10 हर्ट्ज दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक 6 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर के परिमाण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्री की संख्या क्या रहेगी। यानी कि आपसे पूछा गया है कि 6 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर के अंदर जो है परिक्रमण के अंदर जो है गुजरी गई जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है, विद्युतिक जो डिग्री है, उसकी संख्या पूछी गई है। तो विद्युतिक डिग्री निकालने के लिए जो सूत्र रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, वो रहता है कुल वैद्युतिक डिग्री इनटू में जो आपका 180। कुल विद्युतिक डिग्री का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, 180 गुणा में पोल की संख्या, यानी कि 180 गुणा में पोल की संख्या। तो यहाँ पर 180 गुणा में क्या आ जाएगा, 180 गुणा में 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 ध्रुव का पूछा है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1080। अब 1080 जो है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ई ऑप्शन में दिया गया है। तो अल्टरनेटर के अंदर जो है आपकी अगर 6 पोल का अल्टरनेटर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या जो है वो क्या रहने वाली है, 1080 रहने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे अगर वैद्युतिक डिग्री पूछा नहीं होता और यहाँ पर केवल और केवल यांत्रिक डिग्री पूछा होता, उस कंडीशन में उसका जो आंसर है वो आपका क्या होता, 360 डिग्री होता है। यानी कि 360 डिग्री जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होता। अगर आपसे पूछा होता यांत्रिक डिग्री का, यहाँ पर आपसे पूछा गया कुल वैद्युतिक डिग्री, तो वैद्युतिक डिग्री जो है उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी, तो 180 गुणा में पोल की संख्या, तो 180 गुणा में 6 पोल का अल्टरनेटर है, तो यहाँ पर आपका 1080 जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का बिजली के जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए किया जाता है उपयोग। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। यानी कि प्रेरित ईएमएफ यानी कि पैदा हुआ जो ईएमएफ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है दोस्तों। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि जो बाएं हाथ का नियम है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो मोटर के घूमने की दिशा जो है उसको ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग कितने लगे होंगे। यानी कि एक अल्टरनेटर जो है उसके अंदर जो है स्लिप रिंग जो है वो अगर रोटर जो है वो आपका घूमने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला है, तो उसके अंदर डीसी सप्लाई देने के लिए कितने स्लिप रिंग लगे होंगे। तो पहली चीज डीसी सप्लाई के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, तो प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं। तो प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होंगे, तो उनको जो है सप्लाई देने के लिए इस कॉइल को अगर आपको सप्लाई देनी है, मान लिया इस कॉइल को आपको सप्लाई देनी है, तो इस कॉइल को सप्लाई देनी है, तो यहाँ पर कितने सिरे हैं, इसके 2 सिरे हैं। तो इन 2 सिरों को सप्लाई देने के लिए कितने स्लिप रिंग लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 स्लिप रिंग लगाने पड़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक अल्टरनेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो एक यह स्टेटर की
से आपूर्ति लेता है, यानी कि ये स्टेटर से आपूर्ति लेता तो है, यानी कि अपने को देता है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया था कि अल्टरनेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि स्टेटर से आपूर्ति लेता है, यानी कि अपने को आपूर्ति देता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह एसी व डीसी दोनों उत्पन्न करता है, तो यह एसी और डीसी जो होता है दोस्तों दोनों उत्पन्न तो नहीं करता है, ये अपने को आपूर्ति देता तो है, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेचर जो है वो स्थिर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मेचर स्थिर हो सकता है। उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या रहेगा, गलत आंसर कौन सा है, तो गलत आंसर है कि यह एसी और डीसी दोनों पैदा करता है, यह एसी और डीसी दोनों पैदा नहीं करता है, यह केवल और केवल एसी सप्लाई पैदा करता है। और आपको बता दें कि चाहे तो वो अल्टरनेटर एसी का हो चाहे डीसी का जनरेटर हो, हमेशा जो सप्लाई पैदा होती है वो हमेशा कौन सी सप्लाई पैदा होती है, एसी ही पैदा होती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। इंडक्शन मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं रिलक्टेंस मोटर के, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के ऊपर, तो रासायनिक प्रभाव पे, तापन प्रभाव पे, या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रभाव पे। तो दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि जो आपकी इंडक्शन मोटरें होती है वो आपकी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर जो है आपकी काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। ऑप्शन दिए गए हैं रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर जो आपकी एसी और डीसी पे चलती है, एसी सीरीज मोटर जो है वो आपकी इसी का प्रकार होगी। रिपल्सन मोटर जो है वो आपका जो है एसी की इंडक्शन मोटर का प्रकार है। तो रिपल्सन मोटर जो है वो आपका जो है सिंक्रोनस मोटर का एक प्रकार है, पहली चीज तो, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है 3 प्रकार की सिंक्रोनस मोटर हो सकती है, जिसके अंदर पहली हिस्टेरिसिस मोटर हो सकती है, हिस्टेरिसिस मोटर है, और हिस्टेरिसिस मोटर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और यहाँ पर दूसरी मोटर स्टेपर मोटर हो सकती है, तो स्टेपर मोटर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। और तीसरी मोटर जो है रिलक्टेंस मोटर हो सकती थी। तो आपको ऑप्शन में केवल और केवल एक रिलक्टेंस मोटर ही दिया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रिलक्टेंस मोटर रहेगा, यानी कि सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर जो है वो अनएक्साइटेड प्रकार की रिलक्टेंस मोटर होगी, क्योंकि असल में सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर के एक ही यहाँ पर प्रकार ही एक ही दे रखा है सिंक्रोनस मोटर का, और बाकी जो है उसमें एक रिपल्सन मोटर आपकी जो है इंडक्शन टाइप की मोटर, और यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी पे चलने वाली मोटर है, और जो एसी सीरीज मोटर है वो भी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रकार है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, रिलक्टेंस मोटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग आमतौर से खाली स्थान के लिए उपयोग की जाती है। तो सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग जो है वो किसके लिए यूज करते हैं अपने, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, शोर का स्तर कम करने के लिए, या एडी करंट को रोकने के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो दोस्तों देखिए जो आपकी ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ये 2 काम करने के लिए यूज होती है। एक तो मोटर को जो है दोस्तों सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, यानी कि मोटर जो होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों हंटिंग दोष होता है, उसको हंटिंग दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं। तो असल में यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए और हंटिंग दोष को रोकने के लिए। तो ए और बी जो है वो दोनों इसके लिए सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर दिया गया ऑप्शन ई के अंदर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग टॉर्क और हंटिंग दोष को रोकने के लिए जो है आपका दोनों के लिए यूज करते हैं आपकी सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खालिस्तान द्वारा सीमित होगी, यानी कि अगर यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाया जा रहा है तो इसकी चाल जो है वो किसके द्वारा जो है सीमित होगी। तो असल में यूनिवर्सल मोटर जो है देखो भाई इसने बोला है कि अगर बिना लोड के चल रही है तो लोड
अगर बढ़ता तो लोड के साथ में इसकी जो स्पीड थी वो कम ज़्यादा होती रहती, लेकिन इसने बोल दिया कि बिना लोड के चल रही है। तो बिना लोड के चलने की कंडीशन में इसकी जो अगर स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो उस कंडीशन में स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए विंडेज और घर्षण जो लॉस है अगर उनका मान परिवर्तित किया जा सके, अगर उनका मान परिवर्तित किया जा सके या वो परिवर्तित हो जाए तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती है, अदरवाइज जो है इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती। यूनिवर्सल मोटर जो है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लोड जो है वो लगा होना चाहिए था, लेकिन इसने बोल दिया बिना लोड के ये मोटर चल रही है अपनी। तो बिना लोड के लिए अगर मोटर चल रही है उस कंडीशन में इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का एक ही तरीका है इन जो ऑप्शन में से, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन होता नहीं है, बहुत कम होता है। आर्मेचर भार जो है वो नहीं होगा, विंडेज एवं घर्षण लॉस या पूर्ति वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो है विंडेज और घर्षण लॉस ही इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए ये जो क्लास है उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई है, और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो ही जो है नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक जो है टाइम से पहुंचेगा। नहीं तो होगा क्या कि एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इससे बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। तो उम्मीद करूँगा कि आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट रही है, और इम्पोर्टेंट अगर रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि असल में आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। आप सभी से मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।